नमस्कार दोस्तों। आज की हम अपनी स्टोरी रीडिंग स्टार्ट करें इससे पहले चलिए चेक कर लेते हैं कि ये वीडियो आपके लायक है भी या नहीं। जिससे कि अगर वीडियो आपके लायक ना हो तो आप कोई और वीडियो देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर मैं अपनी वीडियो में कुछ खास आपको सिखा नहीं सकता तो आपका टाइम लेना भी मेरे लिए उचित नहीं। इसके लिए पहले आप इन सेंटेंसेस को देखिए। दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं और क्यों गलत हैं ये भी आप जानते हैं, तो शायद इस वीडियो से कुछ खास आप ना सीख पाएं। वहीं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारे सेंटेंसेस गलत क्यों हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हम सिर्फ स्टोरी रीडिंग नहीं करेंगे बल्कि इसके सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जानेंगे, साथ में सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सिनोनिम्स और पार्ट ऑफ स्पीच भी जानेंगे। इसके अलावा इस स्टोरी में यूज किए गए सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स को अच्छे से समझेंगे। चलिए अब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का हेडिंग है हु इज द बेटर वन, यानी कौन बेहतर है। यहाँ पे वन शब्द का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे वन शब्द का यूज एज अ प्रोनाउन किया गया है। आप भी वन शब्द का यूज एज अ प्रोनाउन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हिच एप्पल इज द रेड एप्पल, कौन सा सेब लाल सेब है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में इस एप्पल को हम रिपीट ना करके यहाँ पे वन शब्द एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते थे और इस एप्पल को रिप्लेस कर सकते थे और बोल सकते थे व्हिच एप्पल इज द रेड वन। यहाँ पे इस एप्पल को वन से रिप्लेस कर देते। दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में इस वन शब्द का यूज एज अ प्रोनाउन बहुत बार किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगला एग्जाम्पल देखिए, देर आर 4 बैग्स, 4 बैग हैं, वहां पे 4 बैग हैं। द ब्लैक बैग इज माइन, काला वाला बैग मेरा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में फिर से बैग ना लिखकर यहाँ पे हम इसको वन से रिप्लेस कर सकते थे और बोल सकते थे देर आर 4 बैग्स, द ब्लैक वन इज माइन। इसी तरह हमारा अगला एग्जाम्पल भी है, बिटवीन दीज टू पर्सन, इन दोनों व्यक्तियों में से हु इज द बेटर पर्सन, कौन बेहतर इंसान है। अगला एग्जाम्पल देखिए जो बहुत ही हटके है, वन शुड स्पीक द ट्रूथ। यहाँ देखिए सबके लिए बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को यानी मनुष्य को सच बोलना चाहिए। यहाँ पे एक जनरल बात कही गई है, सबके लिए कही गई है, ह्यूमन बीइंग के लिए कही गई है, इसलिए यहाँ पे देखिए वन शब्द का यूज किया गया है। मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि अ ह्यूमन बीइंग शुड स्पीक द ट्रूथ, मतलब एक मनुष्य को सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग या और कोई वर्ड ना लिखकर यहाँ वन शब्द लिखा गया, वन शुड स्पीक द ट्रूथ, मतलब किसी को यानी मनुष्य को सच बोलना चाहिए। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्पल्स का सारांश ये है कि जब भी कभी आपको किसी नाउन को रिपीट करने से बचना हो या कोई बात सबके लिए आपको बोलनी है, तो वहां पे वन शब्द का यूज एज अ प्रोनाउन आप कर सकते हैं, मतलब नाउन को यूज ना करके वन शब्द का यूज कर सकते हैं। चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी बहुत समय पहले। लॉन्ग शब्द के 3 पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। इसके भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप उन एग्जांपल्स को देखिए फिर क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल, सी हैज लॉन्ग हेयर्स, उसके बाल लंबे हैं। यहाँ पे देखिए हेयर्स नाउन है, इसकी विशेषता ये बता रहा है लॉन्ग शब्द, मतलब यह शब्द लॉन्ग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। जब कभी लॉन्ग शब्द का यूज एज एन एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो तो वहां पे इसका मतलब लेंदी के सेंस में किया जाता है। इसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, वी वेटेड, हमने प्रतीक्षा किया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। यहाँ पे देखिए वेटेड, प्रतीक्षा किया कितनी देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। यहाँ पे लॉन्ग शब्द का यूज एज एन एडवर्ब हुआ है क्योंकि यहाँ पे यह लॉन्ग शब्द वेटेड को स्पेसिफाई कर रहा है, वेटेड के बारे में बता रहा है कि प्रतीक्षा किया तो कितनी देर तक किया। मतलब यह शब्द यहाँ पे एडवर्ब हुआ, और जब लॉन्ग शब्द एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो तो वहां पे इसका सेंस निकलेगा लंबे के सेंस में, लेंदी के सेंस में। बट अगला एग्जाम्पल थोड़ा हट के है, इसको भी देखिए, सी लॉन्ग्स, वो चाहती है या वो तरसती है, फॉर हर होम, अपने घर के लिए, मतलब वो अपने घर के लिए तरसती है। यहाँ पे लॉन्ग शब्द एक वर्ब की तरह यूज किया गया है, और जब भी लॉन्ग शब्द एज अ वर्ब यूज किया जाए तो वहां पे इसका मतलब होता है डिजायर, किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना, किसी चीज को ज्यादा ही अच्छे मन से चाहना, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग। दोस्तों, इन सारे एग्जांपल्स का सारांश ये हुआ कि जब भी कभी आपको लॉन्ग एक एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज किया हुआ मिले तो वहां पे इसका सेंस लेंदी के सेंस में रहेगा, लंबे के सेंस में यूज होगा। और जब कभी इसका यूज एक वर्ब की तरह किया जाए तो वहां पे इसका मतलब डिजायर रहेगा, मतलब किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना, वहां पे इसका मतलब रहेगा।
फिर से स्टोरी में वापस चलते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले, 2 बार लॉन्ग का यूज किया गया है इस बात को थोड़ा ज्यादा जोर डालने के लिए कि हाँ घटना बहुत पहले की है। लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, देयर वाज था अ विलेज, एक गांव था। देयर के यूजेस को मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था। वहां पे मैंने बताया था कि देयर का यूज किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के स्थान या अस्तित्व को बताने के लिए करते हैं। इसके अलावा इन सेंटेंसेस की एक खासियत और होती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, तो एज अ डमी सब्जेक्ट हम देयर शब्द का यूज करते हैं। तो देयर वाज अ विलेज मतलब एक गांव था, एक गांव का अस्तित्व था। इन विच, जिसमें, देयर वाज वाटर स्कैर्सिटी, जहां पे पानी की कमी थी। यहाँ पे देखिए वाटर भी नाउन है, स्कैर्सिटी भी नाउन है। तो आप में से कई लोगों को लग सकता है कि ये गलत लिखा है, 2 नाउन एक साथ यूज हो रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 2 नाउन एक साथ यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जब 2 या 2 से अधिक नाउन मिलके किसी और चीज के बारे में बताते हैं तो वहां पे उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अब यहाँ इस बात को लेके भी कंफ्यूज मत होना कि स्केर्सिटी ऑफ वाटर होना चाहिए वाटर स्केर्सिटी की जगह, मतलब ऑफ शब्द का यूज किया जाना चाहिए और स्केर्सिटी को पहले और वाटर को बाद में लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं वाटर बॉटल, हम बॉटल ऑफ वाटर नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्कूल बैग, हम बैग ऑफ स्कूल नहीं बोलते। इसी तरह वाटर स्केर्सिटी भी बोल सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज था नो नियर बाई, कोई नजदीकी रिवर, नजदीक में कोई नदी नहीं थी। वेल, कोई कुआं नहीं था। और पॉन्ड या कोई तालाब नहीं था। विमेन, यहाँ पे देखिए इस शब्द को कई बार लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है विमेन। हैड टू वॉक मतलब उनको चलना पड़ता था, जाना पड़ता था। फॉर माइल्स, मीलों तक चलना पड़ता था। टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए। फेच के भी कई सारे मतलब होते हैं, जैसे कोई चीज जाकर लाना या कोई चीज लाना या कोई चीज पाना। तो इन सब के लिए फेच का यूज किया जाता है। कई बार कंप्यूटर वगैरह में भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां पे लिख के आता है फेचिंग डिटेल्स, मतलब डिटेल्स ला रहा है। यहाँ पे भी एक ग्रामर रूल का यूज हो रखा है, हैड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता भी होगा, बट जो आपको नहीं पता होगा वो मैं बताता हूं आपको। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे जाना पड़ता है, इस सेंटेंस का सेंस है। इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं, आई हैव गॉट टू गो। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब कोई बोल दे आई हैव गॉट टू गो मतलब वो आई हैव टू गो बोल रहा है। ये सेंटेंस थोड़ा मॉडर्न है, बहुत बार यूज किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इस पहले वाले सेंटेंस को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कभी आपको इसको नेगेटिव बनाना हो या इसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे इंडेफिनिट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब सेंटेंस का जो भी टेंस रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो उसके हिसाब से इसको इंडेफिनिट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे आई हैव टू गो का नेगेटिव बनेगा आई डोंट हैव टू गो, यहाँ पे डू या डज का यूज किया जाएगा। इसी तरह जब इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में तब भी डू या डज का यूज किया जाएगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो। अगर वो पास्ट का है तो डिड का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डू आई हैव टू गो, ये इसका नेगेटिव और क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनको लेकर कि अब यहाँ पे जो बाध्यता थी वो ऑप्शनल हो जाता है। मतलब आई डोंट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं है, यहाँ पे ये चीज ऑप्शनल है, मतलब मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, ये चीजें ऑप्शनल है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो वहां पे देखिए आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, वहां पे ऑप्शन नहीं है कि जाऊं कि ना जाऊं, वहां जाना पड़ता है। बट जैसे ये सेंटेंस नेगेटिव बनेगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सेंटेंसेस से तो वहां पे बाध्यता नहीं रहेगी, उस काम को लेकर वो ऑप्शन रहेगा कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये भी आप याद रखिएगा। फिर से स्टोरी में वापस चलते हैं। दिस टूक, ये लेता था, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, एंड एनर्जी। एन ओल्ड वुमन, अब इस शब्द को भी कई बार लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इस शब्द का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वुमन। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, यूज्ड टू लिव, रहती थी, इन दैट विलेज, उस गांव में, विद हर डॉटर, अपनी पुत्री के साथ। यहाँ पे देखिए यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। यूज्ड टू का यूज हम किसी पास्ट की हैबिट को बताने में या रूटीन को बताने में करते हैं, बट दिस इज नॉट द फुल स्टोरी, ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी मैं बताता हूं आपको कि यूज्ड टू का प्रयोग हम प्रेजेंट की हैबिट को बताने में भी कर सकते हैं, बट सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। पहले इसका मैं फॉर्मेट दिखा देता हूं आपको।
जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, उसके बाद यूज टू का यूज हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया हो तो पास्ट की हैबिट या रूटीन को बताएगा। और जब सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा हो और उसके बाद यूज टू तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना होगा और ये प्रेजेंट की हैबिट को बताएगा। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास, एग्जाम्पल देखिए अब जरा। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, यूज टू लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है, मतलब ये पास्ट की हैबिट को बताएगा और सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा कि मैं क्रिकेट खेला करता था। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिए, आई के बाद आई एम लगा है, मतलब इज एम आर में से लगा है, तो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग। यहाँ पे देखिए प्ले नहीं होगा, प्लेइंग होगा। ये आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में खूब आता है, वो प्ले करके दे देगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके दे देगा और आपको आईएनजी वाला डिटेक्ट करना रहेगा और ढूंढना रहेगा कि गलती कहाँ है। और जब आपको नहीं पता रहेगा तो वहां गलती करके आ जाएंगे। या आप याद रखिएगा कि जब वो प्रेजेंट की हैबिट बताए, मतलब इज एम आर में से कोई यूज हो रखा हो तो हमेशा वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया जाएगा। हम फिर से अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। हर हस्बैंड यानी उसका पति हैड डाइड मर चुका था, लॉन्ग टाइम बैक बहुत समय पहले। उसका पति बहुत समय पहले मर चुका था। जस्ट अ सेकंड प्लीज। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। दो यद्यपि दे हैड अ पेयर ऑफ बुलक्स, यानी उनके पास दो बैलों की जोड़ी थी। यद्यपि उनके पास दो बैलों की जोड़ी थी। एंड और अ पीस ऑफ लैंड, और जमीन का एक टुकड़ा था या जमीन छोटा सा था। एट फिर भी दे वर अनेबल, वो अनेबल थे क्या करने में, टू ग्रो क्रॉप्स, वो फसलें उगाने में अनेबल थे, मतलब फसलें नहीं उगा सकते थे। सो इसलिए दे मेड देयर लिविंग, वो अपनी जीविका चलाते थे। मेक लिविंग का मतलब होता है अपनी जीविका चलाना या जीविका कमाना। तो दे मेड देयर लिविंग, वो अपनी जीविका चलाते थे, जीविका कमाते थे। बाई डूइंग करके, और जॉब्स छिटपुट काम करके, इन हाउस होल्ड्स घरों में यानी घर से जुड़े छिटपुट काम करके वो अपनी जीविका कमाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। ऑड जॉब्स का मतलब छिटपुट काम। ऑड के कई सारे मतलब होते हैं, इसका भी एग्जांपल्स है हमारे पास, उन सारे मतलबों को आप जान पाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, 9 इज एन ऑड नंबर। 9 एक विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है। यहाँ पे विषम संख्या के लिए ऑड नंबर का यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही कम्स, वो आता है, ऑन ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब कभी कभार, मतलब वो फिक्स नहीं है कब आता है, वो कभी कभार आता है। इस सेंटेंस का ये सेंस निकलेगा, मतलब यहाँ पे ऑड डेज का मतलब होगा कभी कभार या इरेगुलर। अगला एग्जांपल देखिए, ही वोर, उसने पहन रखा था। वोर वियर का सेकेंड फॉर्म है। वियर के तीनों फॉर्म होते हैं, वियर, वोर, वॉर्न। ही वोर, उसने पहन रखा था। ऑड शूज, उसने डिफरेंट शूज, डिफरेंट पेयर ऑफ शूज पहन रखा था। यहाँ ऑड शूज का मतलब होगा एक पैर में दूसरा शूज, दूसरे पैर में दूसरा शूज। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन ऑड बॉय, वो एक ऑड बॉय है। ऑड बॉय का मतलब विचित्र लड़का है, वो एक विचित्र लड़का है। यहाँ पे ऑड बॉय का मतलब विचित्र लड़का, यहाँ पे कैरेक्टर को डिफाइन किया जा रहा है ऑड से। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव वन ऑड पेंसिल, मेरे पास एक ऑड पेंसिल है, मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है। यहाँ पे ऑड शब्द का यूज एक्स्ट्रा के लिए किया गया है, एक्स्ट्रा पेंसिल, ऑड पेंसिल। इसी तरह अगला एग्जाम्पल भी है, ही डज, वो करता है, ऑड जॉब्स, वो छिटपुट काम करता है, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, मतलब वो पैसे कमाने के लिए कोई फिक्स काम नहीं है कि ये काम करता है, जो भी काम मिलता है वो कर लेता है, तो उसको बोलेंगे ऑड जॉब। इन सारे एग्जाम्पल्स का सारांश ये है कि ऑड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। कहाँ पे कौन सा मतलब निकाला जाएगा, ये सेंटेंस का कंटेक्स्ट डिसाइड करेगा, और क्या क्या मतलब हो सकते हैं ये मैंने एग्जाम्पल्स के जरिए आपको यहाँ बताया है। चलिए फिर से स्टोरी में वापस आते हैं। वंस, एक बार, अ मैन ऑफ चैरिटी, यानी एक दानशील व्यक्ति। अभी मैन ऑफ चैरिटी बोला गया है, इसको चैरिटेबल मैन भी बोल सकते थे, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश की देन है कि मैन ऑफ चैरिटी बोलते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन को कई बार मॉडर्न इंग्लिश में मैन ऑफ ऑनेस्टी बोलते हैं, करेजियस मैन को मैन ऑफ करेज बोलते हैं। इसी तरह मैन ऑफ चैरिटी मतलब चैरिटेबल मैन, दानशील व्यक्ति। केम, आया, टू दैट विलेज, उस गांव में, मतलब एक बार एक दानशील व्यक्ति उस गांव में आया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने बांटा, सम क्लॉथ्स,
कुछ कपड़े। अब यहाँ पे देखिए क्लॉथ की स्पेलिंग दो होती है एक्चुअली, CLOTH क्लॉथ, और एक होता है CLOTHE क्लॉथ। यह शब्द सिर्फ नाउन होता है और ये नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है। इस क्लॉथ का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो कपड़े का टुकड़ा हो, मतलब थान के कपड़े को हम क्लॉथ बोलेंगे। लेकिन जब वो कपड़ा सिल गया, एक आर्टिकल बन गया जैसे पैंट शर्ट, तो उसको बोलेंगे CLOTHE क्लॉथ। इन दोनों क्लॉथ्स की स्पेलिंग में सिर्फ ये डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे उसने कपड़े के टुकड़े नहीं बांटे, थान से लिए हुए ऐसे कपड़े नहीं बांटे जो सिले जाएंगे तभी पहनने योग्य रहेंगे। वो एक आर्टिकल बांटा, मतलब पैंट बांटा या शर्ट बांटा, जो भी बांटा होगा, बट वहां पे सिले सिलाए कपड़े बांटे होंगे, एकदम रेडीमेड कपड़े बांटे होंगे। एंड फूड ग्रेन्स, और अनाज बांटे एमंग पीपल, लोगों में। अब आपने पढ़ा होगा कि एमंग शब्द का यूज दो से अधिक व्यक्तियों की जब बात होती है तो वहां पे किया जाता है, और जब दो से कम व्यक्तियों की बात रहती है तो वहां पे बिटवीन का यूज किया जाता है। अब दिस इज ऑल्सो नॉट द फुल स्टोरी, ये भी पूरी कहानी नहीं है, पूरी कहानी मैं बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, द पेरेंट्स, माता पिता ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर बांट दिया, देयर वेल्थ, अपनी संपत्ति को, एमंग देयर सन्स, अपने पुत्रों, एंड डॉटर्स, और पुत्रियों में। मतलब माता पिता ने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों और पुत्रियों में बराबर बांट दिया। तो यहाँ पे देखिए दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है तो वहां पे एमंग का यूज किया गया है, ये बात एकदम नॉर्मल है, ये आपको भी पता होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, रिश्ता है, बिटवीन द थ्री कंट्रीज, तीन देशों में। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन का यूज किया गया है जबकि तीन कंट्रीज की बात हो रही है। यहाँ पे ये बिटवीन गलत नहीं है, एकदम से सही है, पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप की बात हो रही है और रिलेशनशिप पारस्परिक होता है। मतलब एक, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो वो रिलेशनशिप जो भी रहेगा वो इंडिया और चाइना के बीच भी रहेगा, और चाइना और पाकिस्तान के बीच भी रहेगा, और पाकिस्तान से इंडिया के बीच भी रहेगा। मतलब मान लीजिए कोई एग्रीमेंट अगर साइन हुआ है इन तीनों कंट्रीज में, तो इंडिया और चाइना के लिए भी होगा, चाइना और पाकिस्तान के लिए होगा, और पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी होगा। मतलब ये वैसे तो तीनों कंट्रीज के लिए है, लेकिन दो दो कंट्रीज का एक पारस्परिक रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज किया गया है। अगला एग्जांपल देखिए, देयर वर थे सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी थे, एज वेल, साथ में, एमंग द क्राउड, उस भीड़ में। मतलब क्राउड, जब भी कभी क्राउड की बात होगी तो वहां पे एमंग शब्द का यूज किया जाएगा। अब जो आपने अभी तक याद किया था कि जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो तो वहां पे एमंग शब्द का यूज किया जाएगा, और जब दो व्यक्तियों की बात हो तो वहां पे बिटवीन का यूज किया जाएगा, ये जो बात आपने याद की थी इसमें अमेंडमेंट कर लीजिए आज ही। और इसे याद कर लीजिए कि जब कभी बात डिफरेंस की हो, रिलेशनशिप की हो, एग्रीमेंट की हो, या चॉइस की हो, तो वहां पे हमेशा आप बिटवीन शब्द का यूज करेंगे। और जब कभी बात डिवाइड की हो, डिस्ट्रीब्यूट की हो, शेयर की हो, या क्राउड का सेंस आ रहा हो, मतलब जब कभी इन वर्ड्स का सेंस आ रहा हो सेंटेंस में, तो वहां पे आपको एमंग शब्द का यूज करना है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर से हम स्टोरी में वापस चलते हैं अपने। दिस मैन आल्सो, मतलब यह आदमी भी, केम, आया, टू द ओल्ड वुमन्स हाउस, मतलब उस बूढ़ी औरत के घर यह आदमी भी आया, एंड, और, आस्क्ड, कहा। आस्क का मतलब कहना या पूछना दोनों होता है, यहाँ पे कहा, हर डॉटर, उसकी पुत्री से, मतलब उस बूढ़ी औरत की पुत्री से, टू टेक समथिंग, कुछ लेने के लिए। दी ओल्ड वुमन, वह बूढ़ी औरत, द लगा है मतलब वह बूढ़ी औरत, वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी, एट दैट टाइम, यानी उस समय, द गर्ल रिफ्यूज्ड, उस लड़की ने मना कर दिया, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने से, एनीथिंग, कुछ भी, सेइंग, कहते हुए, टेकिंग चैरिटी, यानी दान लेना, इज अ सिन, एक पाप है। यहाँ पे देखिए सिन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे अलग अलग आर्टिकल्स का यूज किया जाता है, तो उसके भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, शी शोड, उसने दिखाया, एन ऑनेस्टी, यहाँ पे देखिए एंड शब्द का यूज किया गया है। शी शोड एन ऑनेस्टी, उसने एक ईमानदारी दिखाई, दैट अमेज्ड एवरीवन, जिसने सबको चौकन्ना कर दिया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक ऑनेस्टी की बात हो रही है, इसलिए एन का यूज किया गया है।
अगला एग्जाम्पल देखिए फिर आपको समझ में आएगा। इट वाज, ये था, एन ऑनेस्टी, एक ऐसी ईमानदारी, रेयर टू सी, जो कभी कभार देखने को मिलती है या रेयरली देखने को मिलती है। यहाँ भी देखिए एक ऐसी ईमानदारी, मतलब एक एग्जाम्पल की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक ईमानदारी की बात हो रही है, तो वहां पे भी एन का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दी ऑनेस्टी यानी वो है ईमानदारी, शी शोड, जो उसने दिखाई, उस लड़की ने दिखाई, ड्यूरिंग दी इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान, इम्प्रेस्ड एवरीवन, इसने सबको प्रभावित कर दिया। मतलब यहाँ देखिए उस लड़की के पार्टिकुलर ईमानदारी की बात हो रही है, किसी विशेष ईमानदारी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगा है इस ऑनेस्टी के पहले। अब इसको याद करने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि अगर किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है तो उससे एक जनरल मीनिंग निकलती है। मतलब कोई बात जनरल हो उसके लिए बोलने के लिए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक जनरल बात है, ये बोलने के लिए किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर ये या आयन लगा है तो उसका मतलब ये वन टाइप या वन एग्जाम्पल की बात करेगा उस पार्टिकुलर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर। अगला देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर द का यूज हो रखा है, मतलब ये स्पेसिफिक हो गया, ये किसी पार्टिकुलर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, मतलब वहां पे किसी पार्टिकुलर ईमानदारी या कुछ और जो भी वहां पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा उसके बारे में बात की जाएगी, तो इसलिए वहां पे द का यूज किया जाएगा। आशा करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से स्टोरी में वापस चलते हैं। उस लड़की ने क्या बोला, वी मस्ट, हमें जरूर, अर्न, हमें जरूर कमाना चाहिए, आवर लिविंग, हमारी जीविका, थ्रो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से, मतलब हमें जरूर अपनी जीविका हार्ड वर्क से चलाना चाहिए, हार्ड वर्क से कमाना चाहिए। द मैन यानी उस आदमी ने, सेड नथिंग, उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। मीन वाइल, इसी बीच, द ओल्ड वुमन यानी वह बूढ़ी औरत, वाज गेटिंग सम लेबरर्स, कुछ मजदूरों को ला रही थी, टू सिंक, खोदने के लिए, अ वेल, एक कुआं खोदने के लिए। सिंक के भी कई सारे मतलब होते हैं, जैसे एक सिंक तो बाथरूम में यूज किया जाता है, इसके अलावा एक बेसिन होता है, बेसिन को हम किचन में यूज करते हैं और सिंक को बाथरूम में यूज करते हैं। इसके अलावा सिंक का मतलब खोदना या डुबोना या धीरे धीरे नीचे जाना, ये सब भी इसके सारे मतलब होते हैं। द मैन ऑफ चैरिटी यानी उस दानशील व्यक्ति ने, लर्नड, सीखा या जान पाया, दैट की, द ओल्ड वुमन, वह बूढ़ी औरत, वाज, थी, द मदर ऑफ द सेम गर्ल, उसी लड़की की माँ थी, हु हैड रिफ्यूज्ड, जिसने रिफ्यूज कर दिया था, चैरिटी, जिसने दान को रिफ्यूज कर दिया था। आगे क्या हुआ, द मैन ऑफ चैरिटी, वह दानशील व्यक्ति, वेंट टू दी ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत के पास गया, एंड सेड, और बोला, मदर, माँ, आई हैव कम टू दिस विलेज, मैं इस गांव में आया हूं, टू डू, करने के लिए, सेम चैरिटी, वही दानशीलता, वही दान करने आया हूं, इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए। यहाँ पे देखिए द पुअर लिखा गया है, मतलब सभी गरीबों की बात हो रही है यहाँ पे। पुअर अगर लिखा है तो मतलब गरीब, और द पुअर मतलब गरीब लोग। यू मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट, आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े, एंड फूड ग्रेन्स, और अनाज, आपको भी कुछ कपड़े और अनाज स्वीकार करना चाहिए, ऐसा उस दानशील व्यक्ति ने बोला। सन, बेटा, अब वो बूढ़ी औरत बोलती है, दिस विलेज, ये गांव, बैडली नीड्स वाटर, यानी बुरी तरीके से पानी चाहता है, मतलब इस गांव में पानी की कल्लाहट है, बहुत ही तंगी है। द पीपल यानी ये लोग, गांव वाले लोग, हैव टू गो, जाना पड़ता है, फार अवे, बहुत दूर, टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए, द ओल्ड वुमन सेड, उस बूढ़ी औरत ने बोला। आगे बढ़ते हैं। आई सी, मैं समझ गया या मैं समझता हूं, आई सी का मतलब मैं समझ गया या समझता हूं, दैट्स व्हाई, इसलिए, यू आर सिंकिंग अ वेल, आप लोग एक कुआं खोद रहे हैं। बट हाउ हैव यू मैनेज्ड, परंतु आपने कैसे मैनेज किया है, द एक्सपेंसेस, इन खर्चों को, आपने इन खर्चों को कैसे मैनेज किया है, ही सेड, उसने कहा। सन, बेटा, माई बुलक्स, मेरे बैल, बुलक्स मतलब वो बैल जो बैलगाड़ियों में यूज किए जाते हैं, माई बुलक्स मतलब मेरे बैल, एंड और, द पीस ऑफ लैंड, और जमीन का वो टुकड़ा, वर ऑफ नो गुड टू मी, मेरे लिए अच्छे के लिए नहीं था, मतलब मेरे भले के लिए नहीं था, मेरे किसी काम के लिए नहीं था। सो, इसलिए, आई सोल्ड देम, इसलिए मैंने उनको बेच दिया। दैट इज द मनी, ये वही मनी है, आई एम यूजिंग, जो मैं यूज कर रही हूँ,
द ओल्ड वुमन इन्फॉर्म्ड, उस बूढ़ी औरत ने बताया, सूचित किया। बट लेकिन, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगी, योर सेल्फ, खुद, परंतु आप खुद क्या करेंगी, द मैन ऑफ चैरिटी, उस दानशील व्यक्ति ने, आस्क्ड, पूछा, हर, उससे पूछा, इन अ कंसर्न मैनर, एक चिंतित तरीके से, मतलब चिंतित होकर उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप खुद क्या करेंगी। अब वो बोली, आई डोंट वरी, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं चिंता नहीं करती हूँ, अबाउट माई सेल्फ, खुद के बारे में, वी आर द पीपल ऑफ लेबर, यहाँ भी वही मॉडर्न इंग्लिश का रूल यूज हुआ है, वी आर द पीपल ऑफ लेबर, मतलब हम मजदूर लोग हैं, वी शैल मेक, हम कमाएंगे, आवर लिविंग, अपनी जीविका, बाई डूइंग और जॉब्स, हम छिटपुट काम करके अपनी जीविका चलाएंगे, बट लेकिन, द वेल, ये कुआं, विल हेल्प, मदद करेगा, एवरीबडी, परंतु यह कुआं सबकी मदद करेगा। द मैन ऑफ चैरिटी, यानी वह दानशील व्यक्ति, वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ही प्रभावित हुआ, एट द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी त्याग की इस भावना पे, स्पिरिट का मतलब होता है भावना, त्याग, आत्मा, या अल्कोहल भी इसी स्पिरिट का मतलब होता है। तो स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस मतलब त्याग की भावना से, ऑफ द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत के, हिज ओन वर्क, उसका खुद का काम, ऑफ चैरिटी, दान का काम, लुक्ड, दिखता था, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा दिखता था, टू हिम, उसे, कंपेयर्ड, कंपैरिजन में, तुलना में, टू द ओल्ड वुमन्स डीड, उस बूढ़ी औरत के काम को लेकर, या उस बूढ़ी औरत के काम के कंपैरिजन में, तुलना में उसका खुद का काम बहुत ही छोटा दिखता था। डेड का मतलब होता है ऐसा काम जो किसी के कैरेक्टर को डिफाइन करे, चाहे बुरा हो या भला हो, जो भी हो, लेकिन वो कैरेक्टर को डिफाइन कर पाए तो उसको बोलेंगे डीड। इसके अलावा डीड शब्द एक लीगल टर्म भी है, जैसे सेल डीड होता है, मतलब बिक्री का दस्तावेज, तो मतलब लीगल टर्म में भी इसी डीड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मैन ऑफ चैरिटी, यानी वह दानशील व्यक्ति, वेंट अवे, चला गया, हैविंग मेट, मिलकर, अ ट्रू एग्जाम्पल, एक सच्चे एग्जाम्पल को मिलकर, ऑफ सेल्फलेस चैरिटी, निस्वार्थ दान का, यानी निस्वार्थ दान की एक सच्चे एग्जाम्पल को देखकर वह आदमी, वह दानशील आदमी चला गया। अब इस स्टोरी का जिस्ट पढ़ते हैं। जिस्ट का मतलब होता है सारांश। फीडिंग समवन, किसी को खिलाना। ईट का मतलब होता है खाना और फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना। तो फीडिंग समवन, किसी को खिलाना, इज लिटिल चैरिटी, एक छोटी सी चैरिटी है। लिटिल का मतलब एकदम ना के बराबर, आपने पढ़ा होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन पूरा। वही मतलब यहाँ भी है। फीडिंग समवन, किसी को खिलाना, इज लिटिल चैरिटी, ये ना के बराबर दान है। रियल चैरिटी, जो असली वाला दान है, इज हेल्पिंग, ये मदद करना है, समवन, किसी की, टू बिकम कैपेबल ऑफ फीडिंग हिमसेल्फ, कि वो खुद को खिलाने में समर्थ हो जाए, उसको समर्थ बनाना कि वो खुद को खिला सके, ये असली चैरिटी है। वो ये बोलना चाह रही है स्टोरी से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी हमें आपके फीडबैक का इंतजार है। थैंक यू।